हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टीवी। और आज हम करेंगे चैप्टर 5 का यूनिट 5 का मनी चैप्टर। ठीक है, मनी चैप्टर हमारा यूनिट 5 में ही आता है। नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें तो यूनिट 6 में है। यूनिट 6 का 5th चैप्टर मनी। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर है, मनी और बैंकिंग। ठीक है, और इसकी वेटेज भी बता देता हूँ। इस यूनिट की वेटेज 6 नंबर की है। मतलब 3 नंबर का तो चैप्टर है ये। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें लर्न करने वाली भी चीज़ें हैं। ओवरव्यू बता देता हूँ, लर्न करने वाली भी चीज़ें हैं, थोड़ी समझने वाली भी है, बाकी कॉन्सेप्ट वाली भी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है बार्टर सिस्टम का। तो बार्टर सिस्टम हमने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ाई होगा। तो पढ़ते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या आता है? बार्टर सिस्टम और बार्टर एक्सचेंज है रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमिक। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसमें कह रहा है एन इकोनॉमिक वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर सिस्टम ऑफ व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी और सी टू सी इकोनॉमी। बार्टर का मतलब ही लेन देन होता है। ठीक है, बार्टर का मतलब ही लेन देन होता है। मेरे ख्याल से कुछ नहीं होती, यही होता है। बाकी आप कमेंट में करके बता देना अगर मैं गलत हूँ तो इसमें कहता है इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम और सी टू सी इकोनॉमी, मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, कॉमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, समझ गया। सिंपल से हमने 11th में पढ़ा है, तो इसमें ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, आगे भी बहुत चीज़ें हमें पढ़ने वाली। तो बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट क्या होता है? इट रेफर डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट रेफर टू द सिमुटेनियसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल बायर एंड सेलर। अब इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं बता दूं। अगर आपको मान लो आप क्या बनाया, आपको अब आप फार्मर बनाते हैं। आप फार्मर हो और आपके पास गेहूं है और आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए? मान लो आपको चावल चाहिए या फिर आपको जूते चाहिए या फिर कोई और कमोडिटी चाहिए। आप अपनी तरफ से मान लेना, मैं आपको जूते ले लेता हूँ। आपको जूते चाहिए। अब आपकी को ऐसे आपको कैसा ढूंढना होगा? ट्रेडर जो आपसे गेहूं ले और बदले में आपको जूते दे दे। अब इसको आपको नहीं समझ में आता, वापस से बताता देता हूँ। आपकी इकोनॉमी में मनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप बार्टर सिस्टम में हो, बार्टर पीरियड में हो आपको। ठीक है, तो आपको एक ऐसा मार्केट में जाना होगा और एक ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो आप उस जिसको गेहूं चाहिए हो। ठीक है, जिसको गेहूं चाहिए और वो जूते का व्यापारी हो या फिर इसके बाद जूते वो बेचने के लिए लाए हो। ठीक है, तो आप उसको गेहूं दोगे और उससे गेहूं जूते लोगे। ठीक है, अब इसमें बहुत टाइम लग जाएगा सच में। मार्केट बहुत बड़ी है, ट्रेडर बहुत सारे हैं। आपको कहाँ कौन सा आपका कौन से साइज़ का जूता आपको किस ट्रेडर के पास मिले और वो कितना गेहूँ ले, उसको आपको मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी है। अब कर देते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इन रियल लाइफ। इट लीड टू ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। अब ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होती है? ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब व्यापार करने की कीमत। तो ट्रेडिंग कॉस्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, सर्च कॉस्ट और डिसयूटिलिटी डिसयूटिलिटी ऑफ फंड्स। सर्च कॉस्ट क्या है? इट रेफर टू द फिजिकल कॉस्ट दैट अ पर्सन हैज़ टू इनकर टू सर्च अ पर्सन with whom he may enter into a barter deal. This can be in two form, or opportunity cost of time spent on search, or cost of deterioration cost to the sorry cost of deterioration cost to the goods during the search period. अब सर्च को पढ़ लेते हैं। इट रेफर टू द फिजिकल कॉस्ट, सॉरी, इट रेफर टू द फिजिकल कॉस्ट, मतलब हमने पैसे खर्च करे हैं इसमें। ठीक है, किसको ढूंढने में? वो एक पर्सन ढूंढने में जिसके साथ हम डील में एंटर करेंगे। और पर्सन ढूंढने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ेगा। अब ये तो नहीं मार्केट इतनी बड़ी है आपको एक दिन में मिल जाएगा। आपको खर्चा करना पड़ेगा, वहाँ पे रहोगे, ढूंढोगे एक ऐसा ट्रेडर जो आपसे गेहूँ ले और आपको जूते दे। वो भी आपको जो चाहिए हो, स्नीकर चाहिए तो स्नीकर दे आपको। ये नहीं चप्पल पकड़ा है, आपको चप्पल पकड़ा रहा है और आपसे गेहूँ ले रहा है। आपको वो टाइम भी लगेगा। इसमें कह रहा है
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम स्पेंट इन सर्च, ठीक है, आपकी टाइम लगेगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पता है ना आपको, नहीं पता तो इसी में बता देते हैं। जो टाइम आपने उसको स्पेंड करने में लगाया, मतलब उसको ढूंढने में लगाया, वो आप टाइम कहीं और लगा के ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते थे ना, ज़्यादा फ़ायदा ले सकते थे उस टाइम से, ठीक है। अब जैसे इसमें आपने 2-3 दिन लगा दिए अपने उसे ढूंढने में, अब वो 2-3 दिन आप अपने खेत में काम कर सकते थे, ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते थे, पर आपने वो सब नहीं करा, आपने ये करा। तो जो आपने नहीं करा, अपने खेत में काम नहीं करा, अपने घर में काम नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, आराम भी नहीं करा, तो वो सारी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम स्पेंट इन सर्च, कॉस्ट ऑफ डिटरेशन, कॉस्ट टू द गुड्स ड्यूरिंग द सर्च पीरियड। अब आप गेहूँ लेके जाओगे, मान लो मानसून का पीरियड चल रहा है, अब गेहूँ भीग गया तो गेहूँ भी खराब हो सकता है ना, ऐसी तो चीज़ है नहीं, ड्यूरेबल चीज़ तो है नहीं, वो ठीक ही रहेगा, सालों साल चलता रहेगा, वो भी खराब हो सकता है। तो वही हो गया कॉस्ट ऑफ डिटरेशन, कॉस्ट टू द गुड्स ड्यूरिंग द सर्च पीरियड, कॉस्ट टू द गुड्स ड्यूरिंग द सर्च पीरियड। जो खर्च खराब हो गया वो भी तो कीमत तो होगी उसकी भी कुछ, 1 किलो गेहूँ खराब हो गया उसकी भी तो कोई कीमत ही होगी, तो वो भी कॉस्ट आ जाती है। अब होती है सेकंड पार्ट, डिसयूटिलिटी ऑफ फंड। इट रेफर टू द डिस्कम्फर्ट इन्वॉल्व इन वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग होगा, सॉरी वहाँ पे वॉन्ट्स लिख दिया, वेटिंग होगा। Disutility of waiting. It refer to discomfort involved in waiting for the right person, ठीक है। जो वेट करने में हमारा मतलब डिस्कम्फर्ट हुआ, उसकी भी कॉस्ट ट्रेडिंग कॉस्ट में आ जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके लिमिटेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिमिटेशन हमें क्या बोल रहा है, लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ फॉन्ट। अब हमें पता है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ फॉन्ट क्या होता है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। बाटा सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज देयर गुड्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा, पीछे हमने इतना टाइम लगाया है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ फॉन्ट समझने में, ठीक है। मान लें हमको वो ट्रेडर ढूंढने में जो मिलेगा नहीं, पहली बात तो हमें इतनी मुश्किल से मिलेगा, तो कह रहा है कि बार्टर सिस्टम जब भी वर्क कर सकता है जब हमें राइट बायर मिल जाए, ठीक है। राइट बायर हमें जब मिल जाए, जब ही लिमिटेशन, जब भी बार्टर सिस्टम वर्क करेगा, और वो हमें मिलता है नहीं, है ना, वो हमें मिलता है नहीं आसानी से, तो वो इसकी लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ फॉन्ट, ये इसकी लिमिटेशन होगी। अब लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट वैल्यू, इसमें बोल रहा है इन बार्टर सिस्टम all commodities do not have equal value and there is no common measure unit to of value to measure goods and services in which exchange ratio can be expressed। इसमें से कोई यूनिट नहीं है, मतलब जैसे हम केजी यूज़ करते हैं ना, कि वेट का हो गया केजी, स्टैंडर्ड यूनिट वेट की केजी होती है ना। तो उसमें ऐसी कोई यूनिट नहीं होती कि अगर मेरे पास 1 किलो चावल है, तो उस 1 किलो चावल के बदले मेरे को क्या मिलेगा, कितने किलो गेहूँ मिल जाएंगे, ये बता दो अब। ऐसी कोई कॉमन चीज़ नहीं होती है, कॉमन मेजरमेंट वैल्यू नहीं होती कि 1 किलो चावल मेरे पास है, अब 1 किलो चावल के बदले मेरे पास कितना गेहूँ आएगा, ठीक है। इसमें मैंने लिखा हुआ है अगर ए के पास चावल है और बी के पास दाल, तो हमें ये बताना मुश्किल है कि कितने किलो चावल के बदले कितनी दाल देनी है, फिर कितने किलो दाल के बदले कितने चावल देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आया कितने किलो दाल, दाल के बदले कितने किलो चावल देने हैं हमें, ठीक है। एज ए मेजरमेंट वैल्यू नहीं है, किलो का कोई सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है। वो इसकी लिमिटेशन बन जाती है। अब लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट अंडर बार्टर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और कार्डेड ट्रांजैक्शन कैन नॉट टेक प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। बार्टर पेमेंट सिस्टम के अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर ऐसी कोई पेमेंट नहीं हो सकती जिसको हम फ्यूचर में, मतलब कि मैं बोल दूँ कि आपको मैं फ्यूचर में पेमेंट करूँगा, ठीक है, और क्रेडिट में मैंने उधार में सामान ले लिया, ऐसी कोई इसमें कोई चीज़ होती ही नहीं है नाम की, ना क्रेडिट नाम की, ना फ्यूचर पेमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती इसमें, सिंपल सी बात है। तो कहते हैं
क्यों क्यों नहीं होती? ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, द बोरर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। अगर मैंने 1 किलो गेहूँ किसी को उधार दिया, तो वो जो जिसने उधार लिया है वो मेरे को 5 साल बाद बोले कि मैंने गेहूँ दे दिया आपको। अब वो गेहूँ उसी क्वालिटी का होना चाहिए जो मैंने उसी वक्त दिया था, ठीक है, कि ए ग्रेड क्वालिटी का वो है गेहूँ, तो मेरे को बदले में 5 साल बाद 1 किलो गेहूँ दिया था, मेरे को 5 किलो गेहूँ वो उसी क्वालिटी का चाहिए। तो वो अरेंज करने में इसको दिक्कत होती है बोरोवर को। देयर में बी ए कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग स्पेसिफिक कमोडिटी इज यूज फॉर रीपेमेंट। यहाँ पे मैंने अभी गेहूँ वाला बोला कि मैंने गेहूँ दे दिया, अब मेरे को उसके बदले में क्या लेना है वो डिसाइड करने में कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो क्या देने को राज़ी है, मैं क्या ले कौन सी कमोडिटी देने को राज़ी है, या फिर मेरे को कौन सी कमोडिटी चाहिए, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कमोडिटीज टू बी रिपेड में लॉस और गेन वैल्यू एट सॉरी द कमोडिटी इज टू बी रिपेड में लूज और गेन इट्स वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ रीपेमेंट। अब जैसे मैंने इस किसी को 1 किलो गेहूँ दिया, और उस टाइम पे कोई एक टाइप का स्टोन था जो बहुत वैल्यूएबल था, ठीक है, और मैंने बोला कि इस उसको तू वो जब रीपेमेंट करेगा तो वो दियो, ठीक है। या फिर कोई मेरे से लोन लेने आ रहा है या फिर कुछ उधार मांगने आ रहा है, तो उसने वो स्टोन उधार मांग लिया, ठीक है। उस टाइम तो उसकी बहुत वैल्यू थी, और मैंने बोल दिया देखो इस स्टोन के बदले में देखो हमको 5 साल बाद 10 किलो गेहूँ देना पड़ेगा, 10 या 20 किलो गेहूँ देना पड़ेगा। उस टाइम तो बहुत वैल्यूएबल था, पर जब वो 5 साल बाद उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं हुई, ठीक है। ऐसा होता है ना कई बार स्टोन की नकली निकल जाए, उसका यूज़ ही नहीं है कुछ पता चले, ठीक है, वो बस ऐसे दिखाने का नॉर्मल स्टोन है, तो इसकी कोई रीपेमेंट वैल्यू नहीं है। अब वो पत्थर के बदले में वो 10 किलो गेहूँ देगा, कोई बात बनती है ऐसे? खुद ही सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। तो वही होता है, द कमोडिटी इज टू बी रिपेड, जो रिपेड करनी है या फिर जो उसे देनी है, मे और लूज गेन इट्स वैल्यू, मे और लूज गेन, मे गेन और लॉस इट्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। जो रिपेमेंट करने वाली चीज़ होती है, जैसे गेहूँ हो गया, जैसे पत्थर वापस ही देना है। वो पत्थर अब 5 किलो की उसने मेरे से उधार लिए, और मैंने बोल दिया मेरे को ये पत्थर चाहिए। अब 5 साल बाद वो मेरे को पत्थर देने आ रहा है, तो पर उस पत्थर की तो कोई वैल्यू नहीं रही। अब मैं लूँगा उससे वो पत्थर? नहीं ना। वो वाइस वर्सा वाला खेल है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आसानी से हो जाएगा। अगला है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। अंडर बार्टर सिस्टम इट्स डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स वीट्स फ्रूट डू नॉट possess ड्यूरेबिलिटी। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम्स एंड एफर्ट, ठीक है। अब अभी आज के टाइम में देखा जाए तो हम अपनी वेल्थ बैंक में जमा करा देते हैं। ऐसे हम घर में तो पैसे लेके बैठते नहीं ना कि गड्डी की गड्डी पड़ी है। अगर वो ब्लैक का पैसा नहीं है तो वाइट का पैसा तो हम बैंक में ही रखते हैं, ठीक है। बैंक में रखते हो, हमें कोई ज़रूरत ज़्यादा वो भी नहीं होती, कि डर भी नहीं रहता कोई हो जाएगा कुछ ले जाएगा। बैंक में पड़ा है तो सेफ पड़ा है, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले तो उनकी वेल्थ ही यही होती थी कि मेरे पास इतना अनाज पड़ा है, ये है वो है, ठीक है। गुड्स जो पड़े हैं वो उनकी वेल्थ होती थी। अब वो गुड्स जो होते हैं ये फ्रूट वीट वगैरह, ये ड्यूरेबल नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और अगला इनको ऐसा कोई, मैं ऐसे कोई जगह बनाऊँ जहाँ पे इनको लंबे टाइम तक स्टोर रखूँ, तो वो एफर्ट टाइम और पैसा दोनों लेते हैं, ठीक है। तो इसके लैक ऑफ स्टोर वैल्यू मुश्किल होती है। अब आगे देखते हैं। अब इन्हीं जो हमने बार्टर सिस्टम में जो लिमिटेशन पड़ी, उनको ही ओवरकम करने के लिए मनी आया, ठीक है। अब मनी के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। मनी के फंक्शन क्या होते हैं? मनी की डेफिनेशन आप पढ़ लेना, वैसे तो सभी को पता है। मनी इज एनीथिंग विच इज कैन बी यूज टू एक्सचेंज, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन में आते हैं, तो प्राइमरी फंक्शन में बोल रहा है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फंक्शन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
अब हम पैसे देकर कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पड़ेगा बार्टर सिस्टम की तरह मेरे को कि गेहूँ देना हुआ कोई ऐसा ट्रेडर ढूंढना पड़ेगा जो गेहूँ के बदले मेरे को जूता दे। नहीं, अब मैं उस मनी दे के किसी से भी जूते खरीद सकता हूँ। तो ये आ गया, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फंक्शन फॉर सर्विसेज, ठीक है। फॉर मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फंक्शन ऑफ मनी पढ़ लेते हैं। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हर कोई एक्सेप्ट करता है। फंक्शन ऑफ मनी पढ़ने से पहले डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर वैल्यू एंड मीन फॉर स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। अब इसमें ही इसके फंक्शन आ गए। कैसे? जनरल एक्सेप्टेड होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर वैल्यू एंड मीन फॉर स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। आप ये देखेंगे ये फंक्शन होगा, फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें था ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब वो भी फंक्शन हो गया। अब जो भी फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में आ गए। तो फंक्शन ऑफ मनी था जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, रिमूव लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ फंड, बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशन थी वो इसने दूर करी। परचेज एंड सेल कंडक्ट इंडिपेंडेंटली, कोई हमें ट्रेड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटेट ट्रेड, ट्रेड को आसान करता है। मनी हैज़ नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट बट इट्स कमांड पावर टू परचेज दोज थिंग विच हैव यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मनी देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट है, पेपर है, कुछ उसकी लिमिटेशन नहीं, ना उसे हम खा सकते हैं ना कुछ कर सकते। पर उसके पास जो उसकी कमांड पावर है कि उससे हम देख के कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, वो इसके उसके बारे में बता रहा है कि मनी हैज़ नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। उसके पास कोई पावर नहीं कि वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करे, बट इट्स कमांड पावर, उसके पास जो कमांड पावर है, बट इस कमांड पावर अलाउ but is command power to purchase, command power to purchase those things which have utility to satisfy human want। जिसके पास कमांड पावर जो परचेज करने के लिए अलाउ करती है हमें, वो वो सेटिस्फाई कर सकती है हमारी ह्यूमन वांट। ये समझ में आओ तो मनी को दे के हम कोई भी खाना खरीद सकते। जो मनी तो हमारी भूख नहीं मिटाएगा, पर जो हम मनी लेके खाना खरीदेंगे वो हमारी भूख मिटाएगा ना। तो command power to purchase, command power to purchase those things which have utility to satisfy human want। आसान है, सिंपल है, सरल है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन वर्क एज कॉमन डिनोमिनेशन in which value of goods and services expressed। इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी मेजर्ड इजीली इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड मनी। अब हम इस चीज़ में बता सकते हैं कि 1 किलो गेहूँ की कीमत इतनी है और 1 किलो चावल की कीमत इतनी है, ठीक है। जैसे 1 किलो गेहूँ की कीमत 30 रुपये है और 1 किलो चावल की कीमत 40 रुपये है, ठीक है। रुपये में हमने उसको बता दी ना, मेजर करके बता दिया। अब आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड इजीली इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड मनी। फैसिलिटेट बिजनेस अकाउंट, बिजनेस करने में आसानी देता है। कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब ये हमें रिलेटिव प्राइस मेजर करने में या फिर निकालने में आसानी होता है, ठीक है। कि किसका कितना प्राइस था, कितना प्राइस है, कंपैरिजन में कितना प्राइस होगा, ठीक है। ये सब हमें कैलकुलेशन में आसानी देता है क्योंकि ये कॉमन मेजरमेंट यूनिट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ कि मनी को हम चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। 1 किलो गेहूँ इतने रुपए का, 1 किलो चावल इतने रुपए का। ये 2 चीज़ याद रखिए। इसमें वो वैल्यू ऑफ ऑल इन गुड्स एंड सर्विस कैन बी मेजर्ड इजीली इन अ सिंगल यूनिट में एक्सप्रेस करने में मदद करता है। फैसिलिटेट बिजनेस करने में मदद करता है। कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस निकालने में मदद करता है। अब अगले फंक्शन की तरफ देख लेते हैं। अगला फंक्शन हमें क्या रहा है, अगला फंक्शन क्या रहा है, अगला पॉइंट है इजी कंपैरिजन हेल्प टू फाइंड आउट एक्सचेंजिंग रेशियो, ठीक है। इजी कंपैरिजन करने में और एक्सचेंज रेशियो निकालने में मदद करता है। अब अगला पढ़ते हैं। अगला तो सेकेंडरी फंक्शन आ गया। इजी कंपैरिजन समझ में आ गया, कंपैरिजन करने में मदद करता है और एक्सचेंज रेशियो निकालने में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शन।
सेकेंडरी फंक्शन का पहला फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। Money as a standard of deferred payment means that money can act as a standard for payment which is made in future. The function of money is significant because it simplifies borrowing and lending and creation of financial institution. अब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि जैसे हम फ़ोन लेते हैं, ईएमआई पे फ़ोन लिया हमने, कुछ कुछ पैसे ईएमआई बंधवा ली कि 1000 रुपये महीना जाएगी। जो 1000 रुपये महीना जा रही है ना, वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, डेफर्ड पेमेंट है, ठीक है। वो हमारी कि हर महीने 1000 जा रही है। हमने एक बार चीज़ ले ली, अब उसके जो पैसे कट रहे हैं वो हर महीने कट रहे हैं, ठीक है। महीने महीने में जा रहे हैं। 10,000 का फ़ोन लिया, 10 महीने की किस्त करा ली, ठीक है, 1000 की। तो 10,000 का फ़ोन तो हमने एक बार ही में ही ले लिया, पर जो उसकी पेमेंट करी वो हमने 10 महीने में करी, वो भी 10-10 हज़ार के रूप में, ठीक है, 1000 पर मंथ के रूप में। अब हमारा फंक्शन कह रहा है सिंप्लीफाइड बोरोइंग एंड लेंडिंग। अब हमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज लैंड करने की ज़रूरत नहीं है, बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा मनी लैंड करते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है, ठीक है। हमें कार उधार नहीं लेते, हम कार उधार पे खरीदते हैं, उधार पे लेते नहीं है, उधार पे खरीदते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड या फिर कुछ भी है वो हमें उधार देता है, वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देता, वो हमें पैसे देता है, हम उस पैसों से हम चीज़ें खरीदते हैं, वो पैसे उधार पे देता है, समझो इस बात को। अब अगले बढ़ते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, एसेट फंक्शन ऑफ मनी। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। सिंपल सी बात है, जो मनी है हम उसे आगे अपनी, जैसे विरासत को देते हैं ना, विरासत तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, कि मान लो कोई ऐसे सुनते हैं ना कि कोई तुम्हारे दादा वगैरह पैसे गाड़ के गए थे तुम्हें मिल गए, ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है। पर जो मनी था वो हमको आगे परचेजिंग पावर पास करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे इतना भी पास्ट में जाते, आज तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे दिए, पैसे या फिर कल देंगे या फिर देने वाले होंगे, तो फ्यूचर में जब उनकी पैसों की कीमत है, जो आज प्रेजेंट में कीमत है, वो भी फ्यूचर में रहेगी, ठीक है। नोट तो वही रहेंगे, मतलब नोट क्या, वैल्यू तो वही रहेगी 10 रुपये की, समझे नहीं समझे, वापस समझाते हैं। तो वापस से डेफिनेशन पढ़ते हैं, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स डैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर ट्रांसफर करने में मदद करता है फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। सिंपल, मनी के पास परचेजिंग पावर होती है, वो हम फिर फ्यूचर में पास करें तो, सॉरी मैं गलत समझाने में लग गया था, गलत निकल गया था। जो मनी है वो परचेजिंग पावर को पास करने में आसान मदद करता है, कि परचेजिंग पावर आज 50,000 रुपये हमारे पास पड़े हैं, तो हम उसको अगर किसी दादा के पास पड़े, वो पोते को देता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मान लो कि आपके पेरेंट्स ने आपके नाम पे एफडी कराई थी 5 लाख की, ठीक है, आप बैंक में एफडी कराई है 5 लाख की, आपको 20 साल बाद वो एफडी मैच्योर हुई, आपको मिली, ठीक है। तो वो पैसा आपको जो 20 साल बाद मिला, वो उसको आपके पास पैसा ही है ना, वो आपके पास, वो खर्च कर सकते हो ना आपके पास। ये तो नहीं है कि आपको ख़राब ही हो गया, जैसे बार्टर सिस्टम में था, गुड्स एंड सर्विसेज थी, वीट वीट रखा, अब वीट 20 साल बाद तो ख़राब हो ही जाएगा, तो उसकी वैल्यू तो है ना, वो जो आपके पास 5 लाख की एफडी कराई थी 20 साल बाद। सिंपल सी बात है, अगर पिछले कुछ समझ में नहीं आया हो तो इससे समझो कि 5 लाख की एफडी कराई, 20 साल बाद आपको वो पैसे जो मिलेंगे उनकी भी वैल्यू होगी, ठीक है। 5 लाख से तो ज़्यादा ही वैल्यू होगी एफडी कराने के बाद 20 साल की, ठीक है। अब इसके और पढ़ लेते हैं इसके पॉइंट्स। कह रहा है मनी एज अ स्टोर वैल्यू हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, available in finance factorial denomination, easy easily portable, general acceptability, much more secure than in term of goods। गुड्स तो सही है ना, वीट को गाड़ के रख दिया, फिर वीट को किसी को बैंक में तो जमा करा नहीं सकते, वीट को ऐसे रख दिए कहीं पे कि फ्यूचर में इसे इस्तेमाल करेंगे, पर वो ऐसा होता नहीं है, वो वीट ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मनी, ये सब इसके वैल्यू है, वैल्यू कह रहा हूँ, इसके फंक्शन है। और इसके आज हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम के फंक्शन, उसकी लिमिटेशन, मनी की फंक्शन, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक, हाउ मनी ओवरकम ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, या अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये
पढ़ लेना, आसान है। ये जो मैंने अभी लास्ट एफडी वाला एग्जांपल दिया उससे और क्लियर हो जाएगा अगर पिछला कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। एफडी वाला एग्जांपल समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ हो, जैसे अभी मैंने स्टोर ऑफ वैल्यू में गड़बड़ कर दी थी, कुछ बताने में समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। बोलने में दिक्कत हो जाती है कई बार, मतलब दिक्कत क्या, मतलब कैमरे में बोला नहीं जाता। शुरुआत ही है अभी तो हमारे चैनल की, आप जोड़ोगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा हमें, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट में फीडबैक में बताना ज़रूर क्या क्या सही है, क्या और अच्छा करना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।